हेलो गाइस, मैं आदित्य मिश्रा आपके इस चैनल में जिसका नाम है लीगल गुरु, आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो वीडियो है वो जो टॉपिक है वो इस टॉपिक पे है कि जो अभी कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्चुअली मैंने आपको उसके पहले वाली वीडियो में ये बता दिया था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि कूलॉम्स लॉ जो होता है एक फ़ोर्स की बात करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स होते हैं इसमें, इसलिए ये एक वेक्टर के फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है और ये पढ़ा भी जाता है। यानी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि कूलॉम्स के लॉ को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे आप लिखते हैं, कैसे क्या होता है, इसमें अभी आपको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यानी बहुल आवेशों के बीच जो आपका फोर्स होता है उसकी भी बात हम करते हैं, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं इस सिद्धांत को सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिद्धांत इसी को कहते हैं। ये आज 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको बोलेंगे, आपको लगाने हैं और उस पर क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल लगेगा। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि भविष्य में फ्यूचर में कोई भी अगर वीडियोज़ हम आपको दें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इन सबको समझने के लिए गाइस चलते हैं बोर्ड पर और डिस्कस करते हैं कि कूलॉम्स के लॉ को कैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये आप समझिए कि जब हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं, यानी कि इसको जब हम कूलॉम्स के लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ प्रिज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ें मानते हैं। क्या क्या मानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सबसे पहले लिखते हैं। देखिए, अभी आपको हम बताने वाले ये हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 चार्ज लेते हैं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, 2 चार्ज पे डिपेंड करता है, इसलिए हम 2 चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज लेते हैं, एक चार्ज हम Q1 लेते हैं और दूसरा चार्ज कौन सा लेते हैं, दूसरा चार्ज हम Q2 लेते हैं। क्या लेते हैं, एक चार्ज हम Q1 ले लेंगे, दूसरा चार्ज क्या ले लेंगे, Q2 ले लेंगे। उसके बाद दोनों चार्जों के बीच हम ले लेते हैं, इसकी दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको R कौन से 2-1 कैप में लिख लेते हैं। एक्चुअली वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हैं वेक्टर के फॉर्म में जब भी आप लिखते हैं तब आप हमेशा कैप के फॉर्म में डिस्टेंस को लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, एक कैप ले लेते हैं और ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेक्टर R आपका हो जाएगा, ये 1-2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम एक ओरिजिन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक यानी इस चार्ज की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर R2 मान लेते हैं। और ये हमारी जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं वेक्टर R1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम कुछ चीज़ लिख लेते हैं, यानी जो आपका टॉपिक है हमने आपको बता दिया टॉपिक क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। किसमें, कूलॉम्स लॉ के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने मान लिया, माना निर्वात में, निर्वात का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर एयर नहीं होती है। माना निर्वात में R दूरी पर, कितनी दूरी पर, निर्वात में R दूरी पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। मान लेते हैं माना निर्वात में R दूरी पर, मान लेते हैं निर्वात में R दूरी पर, क्या R दूरी पर है, 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश, मूल बिंदु O के सापेक्ष, किसके, मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित सदिश है वो वेक्टर R1 है और यहाँ पे क्या है आपका वेक्टर R2 है। Q1 के सापेक्ष जो स्थित सदिश Q2 का है, किसके, Q1 के सापेक्ष Q2 की जो स्थित सदिश है
वो हमारी क्या है, वो हमारे वेक्टर R21 है, और Q2 का, किसके, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, वेक्टर R12 है। ये सारी चीज़ें हम मान लेते हैं, मान के चलते हैं। अब देखिए, अब जब हम स्थित सदिश की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म आपका होता है, वेक्टर R21 हमारा जो होता है उसको लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसको आप लिख सकते हैं। अगर इसी तरीके से वेक्टर 12 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। तो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, अगर अट्रैक्शन होगा तब भी लगाएगा, रिपल्सन होगा तब भी लगाएगा, और इसी तरीके से Q1 भी Q2 पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन होगा तब भी लगाएगा, रिपल्सन होगा तब भी लगाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं Q2 द्वारा, किसके द्वारा, Q2 द्वारा Q1 पर जो आरोपित बल होता है, क्या होता है, आरोपित बल जो आपका होगा वो कितना होगा। अब देखिए, वेक्टर F12 Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स अप्लाइड होगा यानी अप्लाई करेगा, वो वेक्टर F12 से डिनोट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ वेक्टर F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन। अब देखिए, डिस्टेंस की बात करते हैं तो वेक्टर हमने फोर्स क्या लिया है, वेक्टर F12 लिया है, तो डिस्टेंस जब बात करेंगे तो मॉड वेक्टर 12 स्क्वायर, क्योंकि हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए इसमें मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें हम मॉड लगाएंगे, इनटू क्या हो जाएगा, वेक्टर कैप R12। अब आप कहेंगे इसको कैसे, किस फॉर्म में लेके आए, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में वेक्टर के फॉर्म, यानी एकांक यूनिट सदिश कैसे लिखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल जब हम लिखते हैं, यहाँ पर कौन सा, वेक्टर ए इज इक्वल लिखते हैं, तो वेक्टर ए बराबर हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब सदिश निकालते हैं तो यहाँ पे ए कैप इंटू ए, यही तो आपका होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ से यानी एकांक सदिश वेक्टर ए कैप इज इक्वल वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से जो डिवाइड करेंगे वही यूनिट वेक्टर होगा, और इसमें से जब वेक्टर का फॉर्म निकालेंगे तो कैप में और स्केलर में यानी अदिश का और कैप का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वेक्टर के फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसको हमने वेक्टर के फॉर्म, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से Q1 द्वारा, क्योंकि अब भैया अपने Q2 के द्वारा लिखा था, अब Q1 के द्वारा, Q1 द्वारा किस पर, Q2 पर आरोपित बल, क्या लिखेंगे, आरोपित फोर्स निकालेंगे, बल निकालेंगे, वेक्टर F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 सेम रहेगा, बस यहाँ से मॉड लिखा देंगे, वेक्टर R21 मॉड स्क्वायर, यहाँ पे कैप R ये क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड की मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, इस वेक्टर का फॉर्म यानी इसका फॉर्म हमको निकालना है। किसका निकालना है, ये जो आप मॉड में स्क्वायर लिखे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये लिखाएंगे। आप जानते हैं क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है कि मॉड R12 इज इक्वल मॉड R21 इज इक्वल क्या है आपका, R के इक्वल है, किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R है, यानी वेक्टर R का मैग्नीट्यूड और वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, यहाँ पे R है, क्या है आपका, R है। अब जब आप स्क्वायर के फॉर्म में निकालेंगे तो इस प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, इस प्लेस पर आप लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में R स्क्वायर, जब इसको आप स्क्वायर के हटा देंगे तब। अब देखिए, फिर कैप में आ जाइए, जब आप कैप में आएंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पे देखिए R कैप 12 इज इक्वल, पहले 12 निकालते हैं, ये फॉर्मूला, तो क्या उसी का वेक्टर, यानी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R है ना, मैग्नीट्यूड इसका, ये मैग्नीट्यूड आपने निकाला है,
तो यही आर लिखेंगे आर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर आप निकालेंगे इसका वेक्टर 2 1 कैप इज इक्वल, इसका भी आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी आप लिखेंगे वेक्टर आर 2 1 अपॉन आर, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड वेक्टर r12 और वेक्टर 2 1 का r लिखा हुआ है, इसलिए आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आप क्या लिखेंगे, कैप वेक्टर 1 2 यानी कैप वेक्टर r12 व कैप वेक्टर r21 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 1 व 2 में रखने पर, 1 व 2 से, ठीक है, यानी इसे या रखने पर। अब आप फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को की वैल्यू जो है, ये आर की वैल्यू आप जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है आर की वैल्यू, उसको आप रख देंगे, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से आपको क्या करते हैं बताना शुरू करते हैं। और चलिए आप सबसे पहले कहाँ तक इसको इरेज करेंगे, आप थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, क्योंकि अभी आप यहाँ तक तो आप कर ही दीजिए पूरा। चलिए मिटा लेते हैं इसको, इरेज कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने जो लेट किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने किसको लेट किया है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आपका है वो हमारा ये है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप वैल्यू रखेंगे वेक्टर f12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ऐसे रहने दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा q1 q2 अपॉन वेक्टर r12 स्क्वायर में फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वेक्टर r12 स्क्वायर के फॉर्म में है। इसकी वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी निकाल करके, क्या होती है, इसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो हम जब रखेंगे तब क्या हो जाएगी, किसकी, वेक्टर आर स्क्वायर की, इसकी, तो इसका मैग्नीट्यूड आर होता है, स्क्वायर के फॉर्म में है तो आर स्क्वायर इंटू कैप की वैल्यू पुट करेंगे। कैप की वैल्यू क्या है, आपको अभी जस्ट बताया था, वेक्टर r12 अपॉन आर से आर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर f इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r पे पावर क्यूब वेक्टर r12। ये आपको इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। क्या मिल गया, ये जो आपका मिला ये इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड उठाएंगे, उसमें देखेंगे वेक्टर f21 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर r21 अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ भी सेम आर वही कंडीशन, वेक्टर f इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद इंटू q1 q2 अपॉन r पे पावर क्यूब r21 वेक्टर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर 4 जो है यही आपका ये क्या है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ जो है ये वेक्टर के फॉर्म में है। इसको समझ लीजिए ध्यान से, जो लिखा हुआ है हर एक चीज़ को समझिए आप, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, जैसे भी है आप उसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जो लिखा हुआ है आप समझ लेंगे तो इजी पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है, आपको दिख रहा होगा, जो नहीं समझ में आएगा आप उसको पूछ लेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस किया जाएगा फिर से, ठीक है। चलिए इस पर नोट्स की बात करते हैं। अब नोट्स की हम जब बात करते हैं तो इसमें नोट्स देखिए, एक दो नोट्स आपके हैं, उन दोनों नोट्स को आप समझ लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं। नोट्स में आप देखिए क्या होता है मिटा दें इसको। चलिए नोट्स में देखिए
अब देखिए सबसे पहले नोट नंबर 1 जब लिखेंगे, नोट फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, Q1 Q2, यानी अगर Q1 और Q2 दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तब क्या होगा, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी तब ये लाइक होंगे, और तब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। कब प्रतिकर्षित करेंगे, जब Q1 डॉट Q2 इज़ ग्रेटर देन 0, तब ये फोर्स क्या होगा, तब F हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। किसका होगा, प्रतिकर्षण। तब ठीक है, यानी ये लाइक चार्ज में होता है। दूसरा क्या है, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से छोटा होगा, तब ये फोर्स हमारा क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण, अट्रैक्शन करेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं, अगर ये नोट्स 2 हो गया, नोट्स नंबर 3 में देखिए, 3 आपका क्या कहता है कि अगर आप कूलॉम्स लॉ को देखते हैं तो कूलॉम्स लॉ हमारा क्या कहता है, वेक्टर F12 अगर यहाँ पे है तो दूसरा फोर्स तभी इक्वल होगा जब दोनों आपस में क्या होंगे, एक पॉजिटिव साइन में होगा, एक नेगेटिव, यानी एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा अपोजिट, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। इसीलिए वेक्टर F12 ये तभी होगा इक्वल जब माइनस वेक्टर F21 होगा तब। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को आप लगाएंगे और जो नहीं आएगा पूछेंगे, और कल जो है हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, कुछ इसके क्वेश्चंस, मतलब कई टाइप के क्वेश्चन, CRT के क्वेश्चन बताएंगे, कुछ आपको कुमार मित्तल के बताएंगे, बट आपको इससे जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है, यानी अभी जितने टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, उन टॉपिकों से जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आप उन सारे क्वेश्चनों को आप लगाइए। ठीक है, लगा करके पूछिए, लगाएंगे तभी आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल आपको क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस 2 दिन चलेगा, यानी कल चलेगा और परसों चलेगा, 2 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर अगली क्लास यानी अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और जो ना समझ में आया उसको प्लीज़ आप लोग बोलिए, कमेंट करिए, या हमारी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है, आप उस पर क्वेश्चंस को भेजिए, या जो भी ना समझ में पूछिए। ठीक है, बाय, पढ़िए। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि कूलॉम्स लॉ को कैसे हम वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका, वो आपका है बहुलक का सिद्धांत। इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत इसी को कहते हैं। तो अध्यारोपण सिद्धांत ही आप हेडिंग बना करके लिखेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। अगर एक वस्तु है, उस वस्तु पे बहुत छोटे छोटे कई सारे आवेश होते हैं। जब उस वस्तु पर कई सारे छोटे छोटे आवेश होंगे, तब आवेश जो आपका होगा, यानी उस आवेश के कारण उस वस्तु पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, छोटे छोटे आवेशों के योग के बराबर होगा टोटल फोर्स उस वस्तु पर। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत को कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एक डेफिनेशन है, और एक जो है सिद्धांत है, उस सिद्धांत को देखेंगे और बोर्ड में जो बता रहे हैं उसको आप लिख लेंगे, बस और कुछ नहीं। देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए, सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के नियम में, इसी को बहुल आवेश भी कहते हैं, बहुल आवेशों के नियम में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। बात समझ में आई? किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा
एक एक कर लगाए जाते हैं। इतनी बात समझ में। यहाँ से कह रहा है कि अगर दो आवेशित वस्तु हैं, उनके बीच अगर कोई एक तीसरा आवेश, यानी उनके बीच अगर हम वहीं पर एक तीसरा आवेश रख देते हैं तो उससे कोई प्रभावित नहीं करता उनके फोर्स पर, बल्कि उनके अलग अलग फोर्स के द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। अब इसको समझने के लिए लिखते हैं नई लाइन से। माना किसी निकाय पर n स्थिर आवेश हैं, जिनकी संख्या कितनी है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है, Q4 है और Q5 डॉट 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 कहाँ तक, n तक है, ठीक है। अब Q1 व Q2 के द्वारा आरोपित बल जो हैं आपके, यानी Q1 व Q2 द्वारा आरोपित बल, आरोपित कौन से आपके, आरोपित जो बल हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारा वेक्टर F12 है, ठीक है। इसी तरीके से अन्य, यानी इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F12 हो इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 है, 12 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेक्टर F13 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, वेक्टर F1n हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग आवेशों। अब देखिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, यानी क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत की जब बात करते हैं से, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर F1 प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है।